बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PNN पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर में ताज़ा तरीन जो सियासी हालात हैं, उसके अलावा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कलअदम करार दी गई है उसकी जानिब से जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त एक फ़ज़ा बनी हुई है उसका जिक्र भी करेंगे, और साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया है। हल्का खावड़ा से जो उम्मीदवार हैं वो कैसी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो है राजा साकब मजीद, जो हल्का खावड़ा मुजफ्फराबाद से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं। राजा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? साकब मजीद साहब, अवामी एक्शन कमेटी से आगाज़ करते हैं क्योंकि आप अक्सर अवामी एक्शन कमेटी जो कलअदम करार दी गई है उसको आड़े हाथों लेते हैं। आज अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो हड़ताल की अपील की गई थी 9 जून, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और रावलाकोट के अलावा पूरे आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी उस तरह से टेम्पो नहीं बना सकी। उस तरह से जो एक वो इज्तिमात किया करते थे, टफ टाइम दिया करते थे पुलिस को, इंतज़ामिया को, और लगता ये था कि उन्हीं का सिक्का जो है ना वो चल रहा है जब भी उनकी स्ट्राइक होती थी। लेकिन इस बार वो दिखाई कम दे रहे हैं और इंतज़ामिया का गलबा, पुलिस का गलबा, कानून नाफिज करने वालों का गलबा ज़्यादा दिखाई देता है और कदरे अमन है। क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपने पहला ये सवाल ऐसा किया कि अवामी एक्शन कमेटी अभी कलअदम कमेटी, जब ये 2023 से इन्होंने पहला शुरू किया एहतजाज, तो उसके लिए तमाम सियासी रहनुमाओं के पास गए और लोगों को कहा, लीडरान को कहा कि आपने ख़ुद नहीं आना, ये हमारी SOP है, अपनी सेकंड लाइन या अपने लोगों को भेजें। मेरे पास भी ये लोग आए, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में यहाँ पे बात की थी, ये लोग आए कि आपने ख़ुद नहीं आना, लेकिन मैं उसके बावजूद वहाँ पे गया। मैं उस इज्तिमा में खड़ा नहीं था, मैं उसी जगह इज्तिमा के साथ सामने होटल है, चौधरी होटल, उसकी ऊपर छत पे ओपन में और डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब वज़ीर हैं, हम बैठे हुए थे, हमारे साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। तो पहले इनसे बात हुई थी कि कोई मनपसंद नारा यहाँ पे न लगे, अवामी हकूक़ की बात है, आटे बिजली की बात है, तो आप उस पर बात करें। लेकिन वहाँ पे जब 2023 में पहला एहतजाज 31 अगस्त 2023 को था, उसमें पहले ही मरहला में पाकिस्तान मुखालिफ वहाँ पे नारे लगाए गए, जिस पर हमने स्टेट सेक्रेटरी को पैगाम भेजा, रोका, तो हमने इन्हें मना किया। उसके बावजूद जब नारे लगाए गए, फिर वहाँ पे हमारे लोग भी उस एहतजाज में उन्होंने जाके वहाँ पे हम आपस में गुफ्तगू गुफ्ता हुए। फिर इसका कलअदम कमेटी का स्टेज वहाँ से टूटा, फिर वो उस वक्त जो एहतजाज था वो दरम बरम हुआ। उसके बाद हम हमने उससे अलहदगी की बरमला, और उसके बाद ये लोग मेरे पास, कुछ लोग इनके गए, उन्होंने कहा कि आप इसके साथ ताउन करें, इसको लीड करें। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। जब अवाम की बात हुई, अवामी हकूक़ की बात हुई, तो हम अपने प्लेटफार्म से भी ये बात कर सकते हैं, लेकिन आपके जो कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं, आपका एजेंडा कोई और है और नाम आपने अवामी हकूक़ का रखा हुआ है। तो उसके बाद 2024 में वो भी आपने देखा, उसमें भी रियासत के परचम उतारे गए, ममलकत प्यारे पाकिस्तान के परचम उतारे गए, और उसके बाद यहाँ आज़ाद कश्मीर में कीमती जानों का ज़िया हुआ, जिसमें फोर्सेस का भी एक इंस्पेक्टर भी वहाँ पे इस्लामगढ़ में वो शहीद हुए, और मुजफ्फराबाद में 3 बेगुनाह नौजवान बच्चे जिनका किसी भी इस फितना और शर से ताल्लुक़ नहीं था, उनको नौजवानों को बरगला कर, उनके जज्बात को उबार कर इन्होंने उनको इस्तेमाल किया और वहाँ पे बेगुनाह जाने ज़ाया हुई। उसके बाद 25 में भी आपने देखा कि धीरकोट के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर बेगुनाह जानों का जो ज़िया हुआ वो इनकी वजह से, कलअदम कमेटी की वजह से हुआ। वहाँ पर कॉलेज की बस जलाई गई। कॉलेज की बस का क्या काम था? वो तो हमारे बच्चों की, मेरे बच्चों की बस थी, मेरे बच्चों की सहूलत थी। वो कॉलेज में तालीम के लिए जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे। मुतालबे करके लोगों ने वहाँ पे बस ली और उसको जलाया गया। वहाँ पे पुलिस की वैन को जलाया गया, पुलिस के जवानों को शहीद किया गया। ये इसी जगह मुजफ्फराबाद में सन गली में एक नौजवान रहता था, ताहिर नामी, वो शहीद हुआ। रंगले का एक नौजवान शहीद हुआ।
ایک اور پولیس کا جوان شہید ہوا، اور اسی طرح دیگر سیولین بھی مارے گئے۔ اس میں کیا کام تھا؟ اگر کوئی پرامن احتجاج تھا وہاں پہ مسلح جتھے کیوں آئے تھے، پولیس والوں کو ٹارگٹ کلنگ ان کی کیوں کی گئی، اور اس کے بعد کتنے ہی پولیس فورسز کے لوگ زخمی ہوئے، اور یہاں مظفر آباد میں بھی لوگ شہید ہوئے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ احتجاج ان کے پرامن تھے تو پھر مسلح جتھے اس میں کیا کر رہے تھے؟ تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ کالا دم کمیٹی جہاں پہ انہوں نے بظاہر عوامی حقوق کی بات، عوامی حقوق کا نعرہ لگایا، شروع آٹے بجلی سے کیا، پھر آٹے بجلی کی بات مانی گئی، وفاق نے مانی، سبسڈی دی، یونٹ سستے کیے، 3 روپے یونٹ کیے، آٹے پہ سبسڈی دے دی گئی۔ اس کے بعد یہ مطالبات بڑھتے گئے، 15 ہوئے، پھر کرتے کرتے پھر اضافہ ہوا، پھر یہ 38 مطالبات تک پہنچ گئی۔ آج اگر ریاست نے 37 مطالبات تسلیم کر لیے تھے، 37 پہ ان میں کچھ منظور ہو چکے تھے اور کچھ پہ کام جاری تھا۔ ایک بات تھی، ایکشن کمیٹی ادھر سے کہتی ہے، کالا دم کمیٹی، کہ ہم غیر سیاسی، ہمارے سیاسی مقاصد نہیں ہیں، ادھر سے یہ سیاسی مطالبہ تھا، یہ جو 12 سیٹوں کی کمی کا یہ سیاسی مطالبہ تھا۔ لیکن یہ سیاسی مطالبہ اگر انہیں سیاست کا شوق ہے تو اس طرح سیدھے سیاست میں ہے، سیاسی مطالبہ اگر وہ کرنا چاہتے تھے تو پھر وہ یہ کرتے کہ آئینی طریقہ اپناتے، وہ باقاعدہ اپنی کالا دم اس تنظیم کو رجسٹر کرواتے، رجسٹر کروا کے الیکشن میں حصہ لیتے، وہ منتخب ہو کر جو آئینی پروسیس ہے اس پروسیس کے ذریعے اپنے جو ان کے من پسند مطالبات تھے تو وہ اس طرح کرتے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ پبلک میں یہ الیکشن لڑنے کے لیے جائیں گے تو لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے، تو یقیناً یہ جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے یہ ریاست پاکستان کے دستور میں شامل ہے۔ اب کسی بھی ملک کا دستور کوئی بھی اسمبلی بھی ختم نہیں کر سکتی، کوئی آدمی ختم نہیں کر سکتا ملک کے دستور کو۔ اسمبلی میں بھی اگر جائیں گے تو آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی، اگر ابھی 13ویں ہے تو 14ویں ترمیم ہوگی، 27ویں ترمیم ہے تو 28ویں لانی پڑے گی، ترمیم کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا۔ اگر اس پہ اعلیٰ سطحی ہائی پروفائل کمیٹی اگر یہاں پہ آئی مظفر آباد میں، اور ایک بار نہیں بار بار آئی، سابق وزیر اعظم اس میں تھے، مملکت پاکستان کے وزراء موجود تھے، دیگر سابق وزیر موجود تھے، اگر وہ آ کے بات کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کالا دم کمیٹی کے لوگوں کو ان کی بات کو ماننا چاہیے تھا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ضد اور یہ ہٹ درمی اور یہ اگر بات نہیں مانی گئی تو میری سوچ، میرا ویژن یہ کہتا ہے کہ یہ یقیناً کہیں نہ کہیں بیرونی ہینڈلر کے کہنے پر ایسا کیا گیا ہے۔ ہمارا اصلی دشمن ہندوستان، جس کو آج دنیا میں پاکستان کی سربلندی سے تکلیف ہو رہی ہے، آج پاکستان اپنا حرمہ کھلوانے کا ضامن بنا ہے، پاکستان ایران امریکہ جنگ رکھوانے کا ضامن بنا ہے، اور ہندوستان کو تکلیف ہے۔ اور ایسے وقت میں آزاد کشمیر کے اندر امن عامہ کو تباہ و برباد کرنا، سیکورٹی فورسز پہ حملے کرنے، سیکورٹی فورسز کو شہید کرنا اور ریاست کے بے گناہ معصوم جانوں کا ضیاع کروانا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دشمن کا ایجنڈا ہے۔ جس دشمن کو پاکستان کے وقار جب بھی بلند ہوتا ہے تو ہمارے دشمن کو تکلیف ہوتی ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کیے۔ آج ان کا ہندوستان کا میڈیا اگر چلا کر بڑھا چڑھا کر اس آزاد کشمیر کے خطے کو پیش کر رہا ہے تو اس کو کیا کسی کالا دم کمیٹی سے ہمدردی ہے یا کسی دیگر سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً راہ کی مداخلت ہے، اور بہت سارے لوگ معصوم ہوں گے اس میں، لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے جو بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ، ہینڈلر کے اشارے پہ آزاد کشمیر کی اس پرامن خطے کو، جو پاکستان کے سائے میں، جو پاکستان کی حکومتوں اور پاکستان کے لوگوں کی قربانیوں اور محبت کی بنا پر آزاد کشمیر کے اندر جو امن عامہ قائم تھا، اس امن عامہ کو برباد کرنے کے لیے ہندوستان نے بیرونی ہینڈلر کے ذریعے آزاد کشمیر کے امن عامہ کو سبوتاژ کیا۔ اب جی صاحب، ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ مسلم کانفرنس سے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے بعد آپ کو ٹکٹ بھی مل گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے آپ کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا حلقہ کھوڑا مظفر آباد سے۔
पहले वहाँ पे चौधरी लतीफ़ अकबर ऑलरेडी हैं जो बड़ी कदावर शख्सियत हैं पीपल्स पार्टी की, और उसके साथ साथ जो है ना मुस्लिम लीग नून के भी पहले से वहाँ पे उम्मीदवार जो है वो मौजूद थे, बड़े पुरानी बड़ी बुजुर्ग शख्सियत हैं। आप क्या कहेंगे कि इस हलके में जहाँ पहले से उस जमात में भी उम्मीदवार मौजूद थे राजा अब्दुल क़य्यूम खान और दूसरी तरफ चौधरी लतीफ़ अकबर एक कदावर शख्सियत हैं, तो उनके दरमियान आप एक उम्मीदवार की हैसियत से और बड़ी जमात के उम्मीदवार की हैसियत से हैं, तो किस तरह से देखते हैं आगे जो है मंजरनामा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चूँकि लोगों में रहता हूँ, अवाम में रहता हूँ, और यकीनन मुस्लिम लीग ने जो मेरे हल्का के अंदर मेरी सबका 3 इलेक्शन मैंने लड़े उसको देखते हुए और हल्का के अंदर लोगों के साथ मेरे रवाबत को देखते हुए या आम आदमी के साथ मेरे ताल्लुक़ को देखते हुए और पार्टी के लिए अभी जितने भी इज्तिमा जितने भी प्रोग्राम हुए उसमें जो हमारी अवामी पावर है उस सारी को मद्देनज़र रखते हुए यकीनन पार्टी को जो है कामयाबी और वाले उम्मीदवार चाहिए, तो मुस्लिम लीग ने आज़ाद कश्मीर सारे में जो फैसले करेंगे तो मैं यकीन रखता हूँ कि मुस्लिम लीग अपने विनिंग कैंडिडेट पर भरोसा करेगी और अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएंगे। साकिब मजीद साहब, ज़ाहिर इलेक्शन की आमद है और हल्का खावड़ा बड़ा ज़बूमाली का शिकार रहा हर ज़माने में हर दौर में, और लोग बड़ी शिकायत करते रहे कि बहुत सारे तरक्याती काम हैं जिसमें उस हल्के को नज़रअंदाज किया जाता रहा। बहुत बड़ा हल्का है मुजफ्फराबाद का इंतखाबी हल्का, तो खावड़ा के क्या मसाइल हैं और आपकी अगले इलेक्शन में क्या तरजीहात हैं, आप उन मसाइल को कैसे हल करेंगे, और साथ साथ आप ये भी बताएं कि आपका जो इंतखाबी मंशूर है वो क्या है? जी, सबसे पहले हमारे हल्के में अच्छी सड़कों की ज़रूरत है, उसके बाद हॉस्पिटल का भी मसला है, हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं है, उनको भी बेहतर करने की, या RHC हैं या BHU हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसी तरह स्कूल तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ भी गई है, तालीमी अदारों को अपग्रेड भी हुए हैं, लेकिन तालीमी अदारों में एजुकेशन मेयार को बेहतर बनाना है, और इसी तरह सेहत पे बड़ा काम किया जा सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, अलावा रोज़गार के मसाइल हैं, लेकिन अगर सेहत भी अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए, अच्छी सड़कें बन जाएँ तो ये बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो मेरा जो फोकस है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने इलाकों में अच्छी सड़कों की ज़रूरत है। ये किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर वाली सड़क और ये 10 फुट वाली सड़क ये मसले का हल नहीं है। अच्छी सड़कें अगर बनेंगी तो इंशाल्लाह यहाँ पे टूरिज़्म भी अच्छा होगा, इलाके के मसाइल भी और रोज़गार के मसाइल भी हल होंगे। जी, बहुत शुक्रिया राजा साकिब मजीद साहब मेरे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहनुमा, उनके उम्मीदवार बराए असेंबली राजा साकिब मजीद, उनसे बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कालादम एक्शन कमेटी की जानिब से जो हालात पैदा हुए हैं, जिन मसाइल का शिकार हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम, उन पर भी गुफ्तगू हुई, उनके हल्के के मसाइल पे हुई बातचीत, और आइंदा जो सियासी मंजरनामा है उस पर बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई। आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में हम नए मेहमान के साथ आप दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान सईद रहमान सदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।